देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था कि जे जे थॉमसन ने जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फाइंड करने का तरीका जो है वो ढूंढा था, या रेडियस को कैसे फाइंड करने का जो है वो तरीका या मेथड जो है वो डिस्कवर किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बेटा। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बेटा। कि चार्ज टू मास रेशियो जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो क्या होता है, या चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का जो होता है उसके फाइंड करने का मतलब या मकसद क्या था। देखिए बेटा, चार्ज टू मास रेशियो का जो कॉन्सेप्ट था वो जे जे थॉमसन ने यहाँ से इस्तेमाल किया था। जे जे थॉमसन ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस हिसाब से कि ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसने प्रैक्टिकली ये बात प्रूव की थी कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। और, और दूसरी बात कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ था, जबकि इससे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था। तो जो दो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं चार्ज टू मास रेशियो की, वो पहली बात ये है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ने ये बात प्रूव की थी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, और दूसरी बात के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिस्कवर किया गया था इसके बाद। मजे की बात ये है कि जे जे थॉमसन ने ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल है, और उसको नोबेल प्राइज मिला था। और उसके बेटे जीपी थॉमसन जेपी थॉमसन जो है उसने ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन वेव है, और उसको भी नोबेल प्राइज मिला था। बाप ने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, नोबेल प्राइज ले उड़ा। और बेटे ने कहा नहीं वेव है, और उसको भी नोबेल प्राइज मिला। तो ये जे जे थॉमसन और जेपी थॉमसन जो है, इनकी दोनों को नोबेल प्राइज इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही मिले। तो बेटा इसके अंदर इसको ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसको कॉन्सेप्ट आया इस फार्मूले से। आपको पता है जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ के आए कि वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करेगा। तो आपको पता है कि उसके रेडियस के लिए आप एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहां से अगर आप करें तो आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं क्यू, ये इस तरह से एम इस तरह से आएगा, इज इक्वल टू वी आर अपॉन बी। पहली इक्वेशन है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ई के बराबर होती है, देयरफॉर ई अपॉन एम इज इक्वल टू वी अपॉन आर बी। तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, और मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद वो सर्किल में रिवॉल्व करता है। तो आप अगर उसका रेट स्मेयर करना होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप पुट करेंगे तो चार्ज टू मास रेशियो आपको मिल जाएगा। और चार्ज टू मास रेशियो अगर आपको मिल जाएगा तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इससे पहले चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड कर चुका था मिलीकन बाय यूजिंग आइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकन कर चुका था। तो जे जे थॉमसन अगर चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर लेता है तो ई की वैल्यू डाल के उसमें से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये इजी बन गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना,
ये एक मेथड था। इसके लिए इसने क्या किया कि जे थॉम्सन ने एक अपैरेटस बनाया, ठीक है, और जिसको आप कहते हैं जो है वो कैथोड रे की हेल्प से एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसको कॉमनली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। बेटा सपोज करें इस तरह से ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर इस तरह से बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन गन कहलाती है, जो शुरू में जो पुराने टेलीविजन सेट्स थे या कंप्यूटर के मॉनिटर थे उनका शेप भी आपने देखा होगा वो इस तरह से था, क्योंकि उनके अंदर भी ये इलेक्ट्रॉन गन इस्तेमाल होती थी। इसकी बेटा यहाँ पे स्क्रीन थी और स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस तरह से जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी बेटा। अब इस शीशे जिंक सल्फाइड की जो है वो कोटिंग की गई थी बेटा, कि आप कह लें कि इसके ऊपर पाउडर लगाया गया था जिंक सल्फाइड का। और जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिसके ऊपर जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल फॉल करता है तो उसमें रोशनी का एक स्पार्क बनता है, हमें नजर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसने रखा था एक फिलामेंट बेटा, ये एक फिलामेंट रखा था और इस फिलामेंट के अंदर क्या था बेटा, ठीक है, इस फिलामेंट के साथ एक बैटरी को कनेक्ट किया गया था। ये आप कह सकते हैं कि ये फिलामेंट है और फिलामेंट जो होता है ये एक हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है बेटा, ठीक है। कांस्टेंट का या मैग्नन का जो है वो हाई रेजिस्टेंस एक स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं, बहुत पतला सा बेटा, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब इसके सामने यहाँ पे बेटा यहाँ पे एक मेटल की प्लेट रखी गई थी और यहाँ पे इसके सामने दो प्लेट्स रखी गई थी। एक प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया था इस प्लेट को, और दूसरी प्लेट को भी, यहाँ पे दूसरी प्लेट भी थी उसको भी पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया, ठीक है। और पोटेंशियल कितना दिया गया था आपके बुक में लिखा हुआ है। इन प्लेट्स के अंदर बेटा, इन प्लेट्स के अंदर बीच में एक होल किया हुआ था, ठीक है। अब देखें इसका मैकेनिज्म क्या था बेटा, मैकेनिज्म ये था कि हमने इसको करंट दिया और करंट देने से जो फिलामेंट है बेटा वो गर्म हुआ, ठीक है। क्योंकि जैसे हीटर आपने देखा है कि हीटर को जब करंट देते हैं तो उसका स्प्रिंग या उसका जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है बेटा, गर्म होता है। और फिलामेंट के गर्म होने से उसके सामने जो मेटल था, उसके सामने जो मेटल था बेटा, वो मेटल जो था, ठीक है ना, वो गर्म हुआ और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए और ऐसे अमल को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के इमिट होने को हम कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन बेटा। इसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन, कि थर्मियोनिक इमिशन हुई बेटा, कि ये गर्म हुआ, गर्म होने से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, ये ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये निगेटिवली चार्ज है और इनके सामने जो प्लेट्स रखी गई वो कौन सी थी बेटा, इसके सामने जो प्लेट्स रखी गई वो थी पॉजिटिव पोटेंशियल। अब थोड़ा इसको रोके, पेन को रोके बेटा। पोटेंशियल दो किस्मों के होते हैं, एक होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दूसरा होता है डिसेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है, डिसेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है।
वो पोटेंशियल जो किसी भी चार्ज को एक्सीलेट करवाए। जैसे नेगेटिव चार्ज है, उसके सामने पॉजिटिव चार्ज रखें, पॉजिटिव पोटेंशियल रखें, तो नेगेटिव चार्ज भागेगी पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसा पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है उसको कहा जाता है एक्सीलेटिंग पोटेंशियल। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए नेगेटिव जो पोटेंशियल होगा वो एक्सीलेटिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए पॉजिटिव एक्सीलेटिंग होगा, ठीक है। एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सपोज करें नेगेटिव चार्ज आ रही है, सामने नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, वो चार्ज क्या करेगी, वो चार्ज स्लो डाउन होगी। तो ऐसा पोटेंशियल जो किसी भी चार्ज की स्पीड को कम करे, काइनेटिक एनर्जी को कम करे, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो डिक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का सबब बन के चार्ज को स्टॉप कर दे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव ही होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए कौन सा होगा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। तो इस तरह से मीन सिंपली आप ये कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल जो चार्ज को एक्सीलेट करवाए उसको हम कहते हैं एक्सीलेटिंग पोटेंशियल, और ऐसा पोटेंशियल जो चार्ज को डिसलरेट करे, उसकी स्पीड को, काइनेटिक एनर्जी को कम करे, उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डिक्रीजिंग पोटेंशियल का स्पेशल केस होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल होता है बेटा, ये पोटेंशियल जो होता है, ये पोटेंशियल जो होता है, इस पोटेंशियल को हम कहेंगे एक्सीलेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब ये एक्सीलेटिंग पोटेंशियल, अब यहाँ पे जे जे थॉमसन के जो ये अपैरेटस था, इसमें जो फिलामेंट था, फिलामेंट को दिया गया करंट। करंट देने के बाद यहाँ पे कोई भी न इलेक्ट्रिक फील्ड है न मैग्नेटिक फील्ड है। क्या किया गया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड हुए, और ये हाई पोटेंशियल है। आपको पता है कि इन पॉजिटिव प्लेट्स ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और वर्क किया, तो इसने जो काइनेटिक एनर्जी चार्जेस ने गेन की वो किसके बराबर है, वर्क के। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, या आप कह सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी, या वी करोगे आप अंडर रेडिकल टू ई वी अपॉन एम। मींस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला आज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जे जे थॉमसन नहीं कर सकता था, इसलिए कि उसके पास मास नहीं था। अब हमें काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से आप वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब क्या हुआ बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत हाई हाई एनर्जी से एक्सीलेट हुआ, और इस तरह से इस होल से गुजरने के बाद ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है वो आके सीधा इस स्क्रीन के ऊपर आके हिट किया। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे हिट करने लगा तो यहाँ पे स्पार्क पैदा होगा। आप उसको मार्क कर देंगे कि ये किस पॉइंट पे हिट कर रहा है बेटा, आप ओ पॉइंट यहाँ पे इसके ऊपर निशान बना देंगे कि ये ओ पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन लग रहा है, ठीक। तो पहले प्रोसेस के अंदर क्या किया गया कि इस तरह से एक डिवाइस लेके उसके अंदर फिलामेंट लगाया गया, फिलामेंट लगाने के बाद उसको फिलामेंट करंट दिया गया। यहाँ पे एक और बात भी याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन ज्यादा दोगे उधर जी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर पूछा जाए जे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे या जो है अगर किनेटिक एनर्जी का और वेलोसिटी का और स्पीड का पूछा जाए तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी एक्सीलेटिंग पोटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी का मकसद है यहाँ पे एक्सीलेटिंग पोटेंशियल में। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके से इनके अंदर स्पार्क पैदा हुआ, फ्लोरेसेंस पैदा हुआ, हमने स्क्रीन के ऊपर मार्क कर दिया कि ये पॉइंट कौन सी है, ये पॉइंट ओ है। ठीक कर दी बेटा। इसने यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक फील्ड, नॉन मैग्नेटिक फील्ड का मकसद है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड रूल से बेटा ये इस तरह से अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन से क्या करना शुरू कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरह से डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया और ये आ गए। अब इसको कैसे पता लगा इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि पहले जो स्पार्क ओ पे बन रहा था अब कहां पे बन रहा है, ओ डैश पे बन रहा है। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो गए और वो जो पहले यहाँ पे फ्लोरेसेंस पैदा हो रही थी वो कहां पे पैदा हो रही है, अब नीचे इसने जिस जगह पे अब पैदा हो रही है उसको इसने मार्क कर दिया ओ। ठीक है, और इसने इसको मेयर किया, ये यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस होता है बेटा इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ए। ठीक है, इसने ये डिस्टेंस मेयर कर लिया फुट स्केल से या किसी और चीज से कि भाई डिस्टेंस कितना है, और ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बी बेटा। ठीक है, ये बाद में मैं लिखता हूं और ये यहां से लेकर मैं यहाँ पे बना लेता हूं, यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस होता है बेटा, ये डिस्टेंस जो होता है इसको डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बी। तो ये जो रेडियस इसने मेयर किया था वो रेडियस किसके बराबर आ गया बेटा, रेडियस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2a। यहां से इसने रेडियस जो है वो मेयर कर लिया। ठीक है, इसके बाद इसने स्पीड मेयर करना शुरू की और स्पीड मेयर करने के लिए इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना शुरू कर दी। यहाँ पे एक प्लेट रखी और एक प्लेट यहाँ पे रखी बेटा। ठीक है, इस प्लेट को इसने नेगेटिव करना शुरू कर दिया और इस प्लेट को क्या कर दिया, पॉजिटिव। लेकिन शुरू में इसके ऊपर थोड़ी चार्ज दी गई, थोड़ी चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वीक, और मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, स्ट्रॉन्ग। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर डिफ्लेक्शन कम होने लगी, क्योंकि पहले सिर्फ एक फोर्स लग रही थी, अब कितनी लग रही है बेटा, दो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से बढ़ाता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई तो यहाँ पे फोर्स बढ़ती गई और आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन वापस किस पोजीशन पे इसने वापस भेज दिया, ओ पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बढ़ती गई इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती गई और फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैलेंस होती गई। फोर्स के बैलेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ जाने लगा, वापस अपनी जगह पे जाने लगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सर्टेन वैल्यू आई, जिस सर्टेन वैल्यू के बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां पे आ गया, ओ पे। तो पहले इलेक्ट्रॉन ओ पे जब आ रहा था तो न इलेक्ट्रिक फील्ड थी और न ही मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के होने के बावजूद भी ओ पे आ रहा है, इसका मकसद है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अनडिफ्लेक्टेड गुजर रहा है। तो जब अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है तो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है, ई अपन बी के। और इसको अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ई अपन एम इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई अपन आर इंटू बी स्क्वायर।
इस इक्वेशन के अंदर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू पुट की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का स्क्वायर किया, रेडियस पुट किया, तो चार्ज टू मास रेशियो आ गया इज इक्वल टू 1.75 888 into 10 पावर 11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ठीक है, ये चार्ज टू मास रेशियो आ गया और यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं E अपन 1.75 88 10 पावर 11, तो ये आप कर सकते हैं 1.6 10 पावर -19 अपन 1.75 888 into 10 power 11 is equal to 9.1 10 power -31 किलोग्राम या तो इस तरह से जे थॉम्सन ने एक अपैरेटस का इस्तेमाल किया और उस अपैरेटस का इस्तेमाल करके इसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया और चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने का जो बुनियादी मकसद था इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आई, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स आई, ये रिजल्ट्स जो हैं इन्होंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें हमें बताई। एक तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है और दूसरी बात ये कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इस तरह से कैलकुलेट किया गया। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, पिक्चर लेना चाहे ले ले, जो लेना चाहता है बेटा ले ले पिक्चर। देखिए इसके बाद है हमारे पास बेटा एम्पियर्स लॉ। देखिए बेटा इसके बाद जो हमारे पास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, एम्पियर्स लॉ, जिसको हम कहते हैं, बातें नहीं करें, बातें नहीं करे कोई भी बाहर जो बैठे। देखिए एम्पियर्स लॉ जो होता है उसका वही रोल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो गाजेस लॉ का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। गाजेस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये रोल होता है कि उसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। एम्पियर्स लॉ को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ जो होता है उसके अंदर सबसे पहले जो चीज आपको समझनी है वो होती है एम्पियरल लूप, किसको कहा जाता है। जिस तरह से हमने गाजियन गासेस लॉ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं गाजियन सरफेस। गाजियन सरफेस जो होता है वो एक क्लोज्ड सरफेस होता है जिसके अंदर कोई भी चार्ज कंप्लीटली बंद हो जाए। ठीक है, अब एम्पियरल लूप क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी चीज को इस तरह रिंग की तरह, अगर ये जैसे मैंने इस तरह वायर की ये रिंग बनाई है तो ये कंडक्टर इस रिंग के अंदर आ जाता है, तो इस रिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पियरल लूप। एम्पियरल लूप और क्लोज्ड सरफेस में फर्क है। क्लोज्ड सरफेस किसी चीज को बंद कर लेता है जबकि एम्पियरल लूप रिंग की तरह होता है। ठीक है, तो पहली जो चीज इसके अंदर आपके माइंड में होनी चाहिए वो होती है बेटा एम्पियरल लूप। एम्पियरल लूप जो होती है बेटा वो इस तरह से सर्कुलर भी हो सकती है बेटा, इस तरह से कोई भी टू डायमेंशनल चीज हो, कोई रेक्टेंगुलर हो बेटा इस तरह से, ठीक है, या कोई भी आर्बिटरी शेप की कोई भी इस तरह से वो, उसको हम कहते हैं एम्पियरल लूप बेटा। और दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो है करंट इनक्लोज्ड। करंट इनक्लोज्ड का मकसद है सम ऑफ अलजेब्रिक सम बेटा, अलजेब्रिक सम of all currents passing through Amperian loop।
एम्पियरल लूप से जितने भी करंट पास करें उन सब करंट्स की अलजेब्रिक सम। ठीक है, सपोज करें बेटा हमारे पास इस तरह से एक ये कंडक्टर है जो इस रिंग से गुजर रहा है बेटा। तो इसमें जो करंट बेटा गुजर रहा है सपोज करें 1 एम्पियर, तो आप कहेंगे कि करंट इनक्लोज्ड जो होता है वो कितना है बेटा 1 एम्पियर। अगर इस तरह से दो करंट गुजर रहे हैं बेटा इस तरह से, अगर 1 एम्पियर इसमें से गुजर रहा है 2 एम्पियर इसमें, अगर डायरेक्शन सेम है तो करंट इनक्लोज्ड जो होगा बेटा वो हो जाएगा 1 + 2 = 3 एम्पियर। अगर इस तरह से हो बेटा एक करंट इस तरह से जा रहा है 1 एम्पियर, दूसरा करंट इस तरह से जा रहा है 2 एम्पियर और तीसरा करंट यहाँ पे जा रहा है 2 एम्पियर। दो ऊपर की तरफ करंट है और एक क्या है बेटा नीचे की तरफ है, तो करंट इनक्लोज्ड ये होगा बेटा = 2 + 1 - 2 = 1 एम्पियर। अगर दो ऊपर वाले सम होंगे नीचे वाला क्या होगा माइनस होगा। अगर नीचे वाले ज्यादा है तो ऊपर वाले उसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो करंट का अलजेब्रिक सम होता है। ठीक, अगर इस तरह से कोई एम्पियर लूप हो 1 एम्पियर है और एक कंडक्टर यहाँ पे 1 एम्पियर, तो करंट इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। बाहर वाला करंट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है करंट इनक्लोज्ड का रूल। ठीक है, करंट इनक्लोज्ड का मकसद होता है सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स। ठीक है, एम्पियर्स लॉ कन्वर्ट।